वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें, 16 मई 2022 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का आज तीसरा दिन है। सर्वे एवं वीडियोग्राफी का 90% काम पूरा हो चुका है। सर्वे कमीशन 17 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल की यात्रा पर है। वह लुम्बिनी में भारत के सहयोग से बनने वाले एक बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे। असम में बाढ़ से 7 जिलों के करीब 57,000 लोग प्रभावित हुए हैं। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दे। नंबर 1, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा। सोहनलाल आर्य का दावा, नंदी को उनके बाबा मिल गए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो गया। सोमवार को सर्वे का तीसरा दिन था। अब यह सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में जमा होगी। इस बीच सर्वे टीम का हिस्सा सोहनलाल आर्य ने बड़ा दावा किया है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोहनलाल ने कहा कि नंदी को जिसकी प्रतीक्षा थी वह बाबा मिल गए। जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मिला है। जाहिर है कि यह बात सभी को पता है कि नंदी के आराध्य एवं देवता कौन है। उन्होंने संकेतों में बात कही है। आर्य के बयान से लगता है कि हिंदू पक्ष को मंदिर होने के दावे की पुष्टि करने वाला कोई बड़ा साक्ष्य मिला है। आर्य के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। सुबह 8 बजे सर्वे फिर शुरू हुआ। आज सुबह 8 बजे सर्वे की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। करीब 2 घंटे के बाद जब सर्वे टीम गेट से बाहर निकली तो वहां हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हुए। बनारस में यह नारे तब लगते हैं जब कोई मनोकामना पूरी होती है या जब कोई बड़ा काम होता है। जाहिर है कि हिंदू पक्ष को मस्जिद के सर्वे में कुछ ऐसा निर्णायक साक्ष्य मिला होगा जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वे खत्म होने से पहले हिंदू पक्ष के वकील वहां से निकले। हो सकता है कि हिंदू पक्ष साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि सारे सबूत उसके पक्ष में हैं। 1 से 1,500 तस्वीरें खींची गई फोटोग्राफर। वहीं सर्वे खत्म होने के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि आज सर्वे का काम 2 घंटे तक चला। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में जमा की जाएगी। सर्वे टीम में शामिल फोटोग्राफर का दावा है कि मस्जिद परिसर में 1 से 1,500 तस्वीरें खींची गई हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मस्जिद में सर्वे के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दायर की है। 17 मई को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सर्वे टीम। बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने अदालत के आदेश पर गत 6 मई को मस्जिद के बाहरी परिसर का सर्वे किया, लेकिन अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के विरोध पर उन्हें अपना सर्वे रोकना पड़ा। मस्जिद कमेटी ने मिश्र की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि कोर्ट ने मस्जिद के भीतरी भाग का सर्वे करने का आदेश नहीं दिया है। कमेटी ने मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाए जाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि गत 12 मई को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए। साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि सर्वे के काम में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो, इसके लिए वह पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करे। सर्वे टीम 17 मई को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नंबर 2, अयोध्या और काशी में हुआ वो सिर्फ झांकी, अभी देश में और कई ज्ञानवापी बाकी। क्या जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ वो सिर्फ झांकी है? अभी देश में और कई ज्ञानवापी बाकी हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में कई ऐसे मस्जिद हैं जहां हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करते हैं। सबसे पहले बात मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। वीडियोग्राफी और सर्वे की एक तस्वीर भले ही काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की हो, लेकिन इस एक तस्वीर ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद के मामले को भी ताज़ा कर दिया है। अब ज्ञानवापी की तरह मथुरा की ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग हो रही है। मथुरा विवाद। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने मथुरा विवाद पर एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाए थे, जिससे साफ होता है कि ईदगाह मस्जिद जहां पर है वहां मंदिर को तोड़ा गया। टाइम्स नाउ नवभारत की इस खबर का बड़ा असर हुआ है। हिंदू पक्षकारों ने खबर का हवाला देकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की है और ईदगाह की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने 1 जुलाई की तारीख दे दी है। इससे पहले 19 मई को श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े एक और अहम मामले की सुनवाई होगी। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर शाही मस्जिद की 13.37 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक जताया है और शाही मस्जिद को हटाने की मांग की है। 19 मई को कोर्ट ये फैसला सुनेगा कि याचिका स्वीकार होगी या नहीं। इस बीच हाईकोर्ट ने ईदगाह मस्जिद केस में जुड़ी सभी अर्जियों को 4 महीने में निपटाने का आदेश दिया था।
काफी पुराना है विवाद। दरअसल शाही ईदगाह मथुरा विवाद 350 साल पुराना है। दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को गिरवा दिया था और मंदिर से निकली मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का आदेश दिया था। हमने हिंदू पक्ष के इस दावे की पड़ताल की तो सच हैरान करने वाला था। हिंदू जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर भले ही मस्जिद बनवा दिया था, लेकिन सरकारी अभिलेखों में हमेशा वहां मंदिर ही दर्ज हुआ है। यानी इतिहास के पन्नों से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक में कहीं भी ईदगाह का जिक्र तक नहीं रहा। फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अभी मथुरा की स्थानीय अदालत में है, जहां इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हैं और हर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। अहमदाबाद के जामा मस्जिद पर भी विवाद। अब बात अहमदाबाद के जामा मस्जिद की, जिसकी शानदार नक्काशी और सैकड़ों वर्ष पहले बनी ये इमारत भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है, लेकिन इस इमारत से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये कहानी कर्णावती शहर से जुड़ी है, जिसे आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है, पहले भद्रकाली मंदिर हुआ करती थी। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह ने माता के मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। अपने दावे को सही साबित करने के लिए हिंदू पक्ष के लोग दलील देते हैं कि मस्जिद के ज्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। जामा मस्जिद के कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, नर्तकियों, घंटियों की नक्काशी है। ताजमहल पर उठ रहा है विवाद। ताजमहल, दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी मानती है। दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश के आगरा मुगल शासक शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की निशानी ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन ताजमहल एक मकबरा या तेजो महालय मंदिर, ये विवाद छिड़ गया है। हिंदू मंदिर तेजो महालय होने के दावों के बीच बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया ने ताजमहल को अपने पूर्वजों का राजमहल करार देते हुए इस पर मुगल बादशाह शाहजहां के कब्जे को अवैध ठहराया है। नंबर 3, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की यात्रा पर पीएम, जानिए क्यों अहम है मोदी का यह नेपाल दौरा। लुम्बिनी में पीएम मोदी मायादेवी मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा के बाद पीएम मोदी मंदिर परिसर में पवित्र पुष्करणी तालाब की परिक्रमा करने के अलावा अशोक स्तंभ की भी परिक्रमा करेंगे। पीएम मोदी भारत की मदद से बन रहे बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर के भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। इसके बाद वो नेपाली पीएम देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम का देउबा के साथ लंच का कार्यक्रम भी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम माव भी हो सकते हैं। नेपाल दौरे के मायने दौरे से नेपाल में चीनी दखल घटेगी और नए समझौतों से चीन अलग थलग हो सकता है। भारत सबसे पुराना और सच्चा दोस्त है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से भारत के करीब है। मुश्किल की घड़ी में भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। पीएम के दौरे से रोटी बेटी का रिश्ता और मजबूत होगा। लिपुलेख, काला पानी पर तलखी घटेगी। 4 साल बाद पीएम मोदी की नेपाल यात्रा। दोपहर करीब 3 बजे बुद्ध जयंती समारोह में पीएम का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली नेपाल यात्रा है। खबर के मुताबिक मोदी अशोक स्तंभ के सामने मक्खन का दिया भी जलाएंगे और एक बोधि वृक्ष को पानी देंगे, जो उन्होंने 2014 में नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान उपहार में दिया था। पीएम का बयान। नेपाल दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल की उनकी यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करना है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जलविद्युत, विकास और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने को लेकर बनी समझ को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमारे नेपाल के साथ संबंध अद्वितीय है। भारत और नेपाल के बीच सभ्यतागत और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध हमारे करीबी रिश्तों के स्थायी ढांचे पर टिके हुए हैं। नंबर 4, आतंकियों से संबंध। कश्मीर विश्वविद्यालय के दर्जन भर शिक्षक और कर्मचारी किए जा सकते हैं बर्खास्त। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर विश्वविद्यालय के लगभग 1 दर्जन शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को उनके कथित आतंकी संबंधों की वजह से बर्खास्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले कश्मीर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन पंडित की सेवाओं को पहले ही समाप्त कर दिया था। हुसैन कभी दिवंगत अली शाह गिलानी के बहुत करीबी माने जाते थे और अब विश्वविद्यालय में कट्टर अलगाववादी कार्यकर्ताओं के साथ संबंध रखते हैं। सरकार ने तैयार की सूची। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार कू के और अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन सभी पर आतंकवादी अलगाववादी नेटवर्क के लिए वैचारिक नैरेटिव फ्रेमवर्क तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है।
आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कश्मीर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कूट लंबे समय से रडा पर है और यह पाया गया है कि कूट एक आतंकवादी अलगाववादी नेटवर्क बनाने के लिए जिम्मेदार है। प्रोफेसर हुसैन हो चुके हैं बर्खास्त। कूट अध्यक्ष के रूप में अब बर्खास्त प्रोफेसर हुसैन का कार्यकाल विवादास्पद रहा था। प्रोफेसर हुसैन अब धन की हेराफेरी और जालसाजी के लिए आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद केयू में शैक्षणिक और छात्र गतिविधियों के 2 विचारशील विश्लेषण किए गए थे। परिणामों से पता चला कि अधिकांश फैकल्टी अलगाववादी सोच और गतिविधियों के दोष से मुक्त हैं। गैर शिक्षण कर्मचारियों का विश्लेषण अभी भी चल रहा है। दस्तावेजों में हुआ खुलासा। दस्तावेजों में लिखा है, शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में केवल 3 को एक हद तक माहौल खराब करने का दोषी पाया गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 12 अन्य ऐसे हैं जिन्हें कुछ हद तक माहौल खराब कर रहे हैं, जिन्हें एक अलग प्रकार की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। 24 अन्य लोगों की एक तीसरी श्रेणी है, जिन पर केवल परामर्श और अवलोकन की आवश्यकता हो सकती है। आधिकारिक दस्तावेज कहते हैं, कूट उन आधा दर्जन संघों में से एक है जिन्होंने कश्मीर के मामले में एक आतंकवादी अलगाववादी नेटवर्क को फलने फूलने और सफल होने के लिए जरूरी फ्रेमवर्क तैयार करने और इसे बनाए रखने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 5, लोकसभा चुनाव में युवाओं को आरक्षण देने पर विचार, 50% युवाओं को टिकट देगी कांग्रेस। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर का सबसे बड़ा संदेश पार्टी का युवाओं पर फोकस का रहा। देश के युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयपुर घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षण लागू करेगी। बात यही खत्म नहीं हुई, पार्टी संगठन में 50% पद युवाओं को दिया जाएगा। मतलब आरक्षण टिकट वितरण के साथ साथ संगठन में भी लागू होगा। राहुल गांधी का विजन, युवा मामलों की समिति के प्रस्ताव को चिंतन शिविर ने पूरी तरह अपना लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे राहुल गांधी का विजन बताया जा रहा है। आज चिंतन शिविर के आखिरी दिन अपने भाषण में भी राहुल युवाओं को लेकर अपनी सोच साफ कर दी। विधानसभा, संसदीय और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में राहुल का ये फॉर्मूला लागू होगा। हालांकि इसके लिए तय आयु सीमा 50 वर्ष ही मानी जाएगी। कांग्रेस में लंबे अरसे से पुराने गार्ड और युवा गार्ड के बीच पदों और संगठनात्मक जिम्मेदारी को लेकर तीखी बहस चल रही है। कई अवसरों पर पुरानी पीढ़ी के नेताओं की सार्वजनिक आलोचना टीम राहुल या नई पीढ़ी के नेताओं ने की है। ऐसे में युवाओं को 50% का आरक्षण पुरानी पीढ़ी को असहज और असुरक्षित बना सकता है। समापन भाषण में आए युवाओं की बात। युवाओं को लेकर कांग्रेस का ये उदयपुर डिक्लेरेशन ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी का नेतृत्व अधिक से अधिक युवाओं को करना चाहिए, जिनमें भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे से लड़ने की आग है। सोनिया गांधी ने इसे पुराने और नए तक पहुंचने के लिए एक बिंदु बना दिया है। अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जयंती से शुरू होने वाले भारत जोड़ो अभियान में उनके जैसे युवाओं और बुजुर्गों को भाग लेना चाहिए। नंबर 6, बाल ठाकरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि बेटे के शासन में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उद्धव पर बरसे फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई में एक विशाल रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। महाभारत का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि रविवार की रैली पांडवों की सभा, जबकि शनिवार को शिवसेना का कार्यक्रम कौरवों की सभा थी। इस दौरान उन्होंने सीएम उद्धव को भी निशाने पर लिया। हनुमान चालीसा का पाठ करना अपराध। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, क्या बाला साहेब ठाकरे ने कभी सोचा होगा कि उनके बेटे के शासन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना अपराध होगा, जबकि औरंगजेब की कब्र पर जाना राजकीय शिष्टाचार होगा। पिछले महीने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि को मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। दरअसल एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुलदाबाद स्थित मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे का दौरा करने के बाद एक विवाद खड़ा कर दिया था। इसे लेकर बीजेपी शिवसेना पर लगातार हमले कर रही है। फडणवीस ने कहा, औरंगजेब ने संभाजी मराठा राजा की हत्या कर दी और ओवैसी ऐसी कब्र पर गए। औरंगजेब के मकबरे पर एक कुत्ता भी नहीं पेशाब करेगा। आपका शिवसेना हिंदुत्व गधाधारी है। आपने उद्धव कहा कि आपने हमें बाहर कर दिया, लेकिन गधा ही लात मारता है।
जमीनी राजनीति की है फडणवीस। उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए फडणवीस ने कहा कि वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, मैंने जमीन पर राजनीति की है, 5 स्टार की राजनीति नहीं। राजा जब अपने महल से बाहर आएंगे तभी उन्हें गरीबों का दर्द समझ में आएगा। कोविड के दौरान मैं जमीन पर था जबकि वह उद्धव फेसबुक पर लाए थे। नंबर 7, असम में बाढ़ से बुरा हाल, 7 जिलों में करीब 57,000 लोग प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। मानसून से पहले असम में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल हो गया है। बाढ़ के प्रकोप से राज्य के 7 जिलों के 57,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 25 राजस्व सर्किल में आने वाले करीब 222 गांव इस बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 10,321.44 हेक्टेयर कृषि जमीन बाढ़ में डूब गई है। बाढ़ की वजह से एक बच्चे सहित 3 लोगों की जान गई है। इस आपदा में अब तक 202 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में 18 मई तक बारिश का अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना, अर्धसैनिक बलों, SDRF, दमकल विभाग एवं आपात सेवाओं ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया है। होजाई, लखीमपुर एवं नागांव जिलों में सड़कें, पुल और नहरें डूब गई हैं। शनिवार को लगातार बारिश होने की वजह से दीमा हसाओ जिले में के 12 गांवों में भूस्खलन की घटनाएं हुई। भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर पानी लग गया है और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों में संचार सेवा भी प्रभावित हुई है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित। लुमडिंग डिवीजन में कई जगहों पर पानी लग गया है। इसे देखते हुए उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में कई बदलाव किए हैं। बाढ़ एवं बारिश की वजह से इस रूट की 2 ट्रेनें फंस गईं। इन ट्रेनों में करीब 1400 यात्री सवार हैं। इन यात्रियों को वायुसेना, NDRF, असम राइफल्स एवं स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। 119 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। जिटोकचेरा स्टेशन पर फंसे करीब 1245 यात्रियों को बदरपुर एवं सिलचर लाया गया है, जबकि 119 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सिलचर पहुंचाया गया। रेलवे ने इन फंसे यात्रियों के लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था की। मॉम्स विभाग का कहना है कि राज्य में 18 मई तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। नंबर 8, पुलवामा में आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम की धमकी, घाटी छोड़ दें कश्मीरी पंडित। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-इस्लाम ने एक धमकी भरा पत्र जारी कर लिखा है, हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ दें या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहें। गुप्त का घोषणा पत्र। गठबंधन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से घाटी नहीं छोड़ने की अपील की। जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साझा मंच गुप्त का घोषणा पत्र गठबंधन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अपील की कि वे घाटी छोड़कर नहीं जाएं। गठबंधन ने कहा कि यह उनका घर है और यहां से उनका जाना सभी के लिए पीड़ादायक होगा। उल्लेखनीय है कि समुदाय के सदस्यों की आतंकवादियों द्वारा की गई लक्षित हत्या के बाद समुदाय के लोगों ने उन्हें दूसरे स्थान पर बसाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। गुप्त का घोषणा गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। इसके बाद गुप्त का घोषणा पत्र गठबंधन की ओर यह अपील की गई है। यह बैठक राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हुई। भट्ट की हत्या के बाद समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद 5 दलों के गठबंधन के प्रवक्ता एम.वाई. तारिगामी ने कहा कि घाटी कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही घर है जितना कश्मीरी मुस्लिमों का। तारिगामी ने कहा, हम उनसे अपील करते हैं कि यह देश आपका भी उतना ही है जितना मेरा। आप अपने घर को छोड़कर नहीं जाएं। यह हमारे और आपके लिए पीड़ादायक होगा। तो ये थे आज के ताजा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।